बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। सुबह का आगाज़ अगर आपने कर लिया है तो मेंटली तौर पर तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा शो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है आप तक पहुँचाने के लिए। इसमें एंटरटेनमेंट भी आपको देंगे, आपको अपडेट भी करेंगे और इंफोटेनमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली आपके बारे में हमें बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ख्याल इमरोज़ आज का ये है कि 29 अक्टूबर है, बुध का दिन है और एक और महीना जो है ना 2025 का वो तकरीबन इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। एक दिन मेरे ख्याल से और बाकी रह गया है। आपने कोई मुश्किल फैसले किए इस साल के अंदर? कोई कॉन्टम्पलेट किया कि जिंदगी में मुश्किल फैसले करना कौन कौन से जरूरी? अच्छा नहीं, मैं मुश्किल फैसले करने में बड़ी अजीब कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हूँ और मेरे से हो नहीं पाते मुश्किल फैसले, नहीं हो पाते। प्रोसेस क्या है वैसे आपका? कितना टाइम लेती हैं कोई भी फैसला करना हो, या ज्यादातर कंफ्यूज रहती हैं? नहीं, कंफ्यूज मैं हो जाती हूँ जब मुश्किल फैसलों की बात आती है ना, तो फिर मुझे होता है कि नहीं यार, थोड़ा और टाइम ले देते हैं, इस चीज को थोड़ा और टाइम दे देते हैं, स्पेस दे रही होती है। लेकिन ये है कि फाइनली आप पहुंच जाती हैं कंक्लूजन के ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुश्किल फैसले करना जो है ना वो समटाइम्स कहते हैं जरूरी इसलिए भी होता है कि भाई उसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। जब तक आप मुश्किल फैसला नहीं करेंगे और डेफिनेटली आपको सही या गलत या ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना होता है, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज, कड़वा घूंट भरना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भर लेना हर चीज के बारे में उसके लिए ना नॉलेज होना बड़ा जरूरी होता है कि कहाँ कहाँ आपको इल्म दरकार है। तो उसके लिए अक्सर हम जो है ना अपने मसलों के लिए भी आजकल इंटरनेट की तरफ दौड़ते हैं, या तो चैट जीपीटी की तरफ जाते हैं, गूगल की तरफ जाते हैं। और वी रिमेंबर, आई एम श्योर आपने भी यूज़ किया होगा, स्पेशली अपनी जो रिसर्चेज होती हैं उसके लिए विकीपीडिया एक हुआ करता था। यू रिमेंबर? बिल्कुल याद है। इतनी पुरानी बात नहीं है वैसे, इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन विकीपीडिया जो है ना उससे आप लोगों ने भी बड़ी मदद ली होगी। मैंने तो बहुत मदद ली है, मैंने भी ली है, बिल्कुल सब लोग यूज करते हैं। लेकिन अब इसका एक और वर्जन जो है ना वो आने के लिए तैयार है, और वो ये है कि इलॉन मस्क की कंपनी XAI ने विकीपीडिया के मुकाबले में ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ग्रोकीपीडिया मुतारिफ करवा दिया। जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रोकीपीडिया देखने में बहुत हद तक है तो विकीपीडिया जैसा ही, लेकिन इसका वर्जन जो है वो अभी तक विकीपीडिया की तरह काम कर रहा है। आपको पता है कि विकीपीडिया के ऊपर वॉलंटियर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जो उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी ग्रोकीपीडिया के ऊपर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप खुद से जाकर ना उस पर इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकें। अच्छा, अब देखने में सिमिलर ही है, अब देखना ये कि उसमें तब्दीली है क्या, और इसमें की जाने वाली जो एंट्रीज हैं वो भी तकरीबन विकीपीडिया से मिलती जुलती ही होंगी। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है, क्योंकि एआई अब जाहिर है उसने पूरा इंटरनेट ही तब्दील करके रख दिया है, तो उसको बीच में रखा गया है। और मेरे ख्याल से एआई से ही लिंक है ये जो नया वर्जन सामने आया है। तो एआई कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों में हर लिहाज से पेनिट्रेट कर चुका है, हमारी मुझे याद है फोरम पे आ चुका है। जब विकीपीडिया आया था ना तो एक बहुत बड़ा इनकलाब था, स्पेशली इंटरनेट की दुनिया के अंदर। और मैं इनके को फाउंडर है, उनका एक बयान पढ़ी थी, वो ये कहते कि जस्ट इमेजिन पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन तक पूरी दुनिया का आज तक का नॉलेज पहुंच जाए तो दुनिया कहां से कहां चली जाएगी। और ये हुआ भी है विकीपीडिया के अंदर। अब इसके अंदर एक नया वर्जन आने वाला है ग्रोकीपीडिया, तो उसके अंदर यानी कि एआई की इंटीग्रेशन भी होगी। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एआई बहुत ज्यादा आता जा रहा है और बहुत ज्यादा जो खतरा लोगों के लिए आपको पता है मसाइल ही बना रहा है। आपकी बात मुझे याद आ रही थी जब मैंने ये खबर जो अभी हम देने वो मैंने पढ़ी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी आपको पता है कि अमेजॉन है, और वहां पर भी एआई जो है वो आया तो है लेकिन बहुत सारी लोगों की नौकरियां ले गया है। 14,000 मुलाजमीन को निकालने का फैसला कर लिया गया है वहां पर, और इन मुलाजमतों का जो खात्मा है कॉर्पोरेट शोबे में किया जा रहा है। और कंपनी इस बारे में ये कह रही है जी कि मसनूई जहानत के बढ़ते हुए किरदार के सबब इसे ज्यादा मौसर और कम सतही ढांचे में शामिल होने की जरूरत है। अब मुझे आपकी बात सही जरा रुक जाएं आप। ये जो मैं खदशात का बार बार बिल्कुल आपसे आप बजाएं हूं कि ये भाई एआई आएगा ना तो नई नई, तो ठीक है लोग कहते हैं कि नई नौकरियां भी जनरेट होंगी, लेकिन जो ऑलरेडी नौकरियां जिनके पास स्किल नहीं है, लोगों ने अपने आप को अभी अपडेट नहीं किया एआई से रिलेटेड, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो 14,000 लोग जो हैं उनकी नौकरियां चले जाना। लेट्स सी वो अब क्या करते हैं, कहाँ पर उनको कॉम्पनसेट किया जाता है। अमेजॉन का उनके लिए कोई और प्लान है या नहीं है, विल हैव टू वेट एग्जैक्टली। लेकिन इस तरह देखा देखी में तो बहुत सारी कंपनियां फिर यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगी कि हमने किस तरह से अपने बजट को मिनिमाइज करना है, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये तो चले एक कंपनी और उसके इतने सारे मुलाजमीन है जिनको उन्होंने फारिग किया है,
तो खुदा न खास्ता मजीद कंपनीज भी इसी रेस में शामिल ना हो जाए, हमें ये बिल्कुल खदशा है। आयशा की बात मैं बिल्कुल अब एग्री कर रही हूँ। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। आपको पहले मान लेनी चाहिए थी, इसलिए मैं शुक्र करे वो नहीं करी। मैं क्या सी ना एंड जो है होना शुरू हो गया। अच्छा, बहरहाल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल वो भी बड़ा ज़रूरी है, और वो उसके हम अजाइबात जो है ना वो देख भी रहे होते हैं। इसी से रिलेटेड अगली खबर है कि अमरीकी फ़िज़ाइया के जहाज़ ने तूफ़ान मेलिसा का डेटा इकट्ठा करने के लिए तूफ़ानी बादलों के ऊपर जाकर परवाज़ की है। मेलिसा को तबाहकुन तूफ़ान करार दिया गया। माहिरीन ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मशरक़ी क्यूबा और बहामास के पार जाने से पहले ये जो तूफ़ान है ये जमैका से भी टकराएगा। आप देखें ना, ये है टेक्नोलॉजी का, ये पॉजिटिव इस्तेमाल है, पॉजिटिव इस्तेमाल है। इस लिहाज से तो हमें बिल्कुल टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, उसमें मज़ीद एडवांसमेंट की भी ज़रूरत है इस तरह के मामलात में ख़ास तौर पर। लेकिन जहाँ बंदों की नौकरियों की बात आ जाए वहाँ पे फिर भी अब मैं भी आयशा की साइड पे शामिल हो चुकी हूँ। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। बनी नो इंसान जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कुदरत को टेम करे, बट इट्स नॉट ईजी। उसको देखते ही ना आप थोड़ा सा डर भी जाते हैं, थोड़ी सी वियर्ड फीलिंग भी आना शुरू हो जाती है। बट इंसान ने कभी हार नहीं मानी, और इसी वजह से वी आर स्टिल गोइंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ जाते हैं। कोयटा से आपको बताते हैं जहाँ पर एक अजीबोगरीब, एक एनॉमली टाइप की जो सिचुएशन है ना वो आसमान के ऊपर अजीबोगरीब लग रही, मुझे तो खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो है, लेकिन उससे डर भी आ रहा है ना उसको देख के। दुनिया के अंदर इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, यू नेवर नो कि आगे वो क्या हो, किसी और चीज का पेश खैमा ना हो। आप किस चीज का पेश खैमा, यानी आपके ज़हन में क्या? आपको डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का पता भी रहे हम, ये आसमान पर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का पता है कि यू नेवर नो, हमारे इर्द गिर्द हो सकता है एलियंस मौजूद हो और वो छुप कर बैठे हो, और हमें नजर ना आते। उस तरह से यकीन नहीं करती हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हां, थ्योरी है, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन ये जो मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं ये बलूचिस्तान कोयटा में देखे गए हैं, और लोग हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, और उनको ये मंजर खूबसूरत भी लगा, कैमरे की आंख में कैद किया। और लेकिन सब हैरान जरूर हो रहे थे कि ये क्या कहा जाए इसको, ये जो हाले हैं ये किस तरह से बने। अब महकमा मौसमियात इस बारे में ये कह रहा है कि ये रंगारंग बादल जो है वो साकिन और अदसे की शक्ल के होते हैं, और पहाड़ों की फ़ज़ा में हवा के मुखालिफ सब्त में उस वक्त बनते हैं जब मुस्तहकम और नम हवा इनके ऊपर से गुजर रही होती है। मुझे बिल्कुल रेनबो याद आ रहा था, लेकिन रेनबो की एक शेप होती है, वो हमें शेप वो नहीं, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट, ये स्पेस शेप लग रहा था। अब स्पेस शिप नहीं लग रहा था, लेकिन ये जो इसकी रिफ्लेक्शन है ना, आपको पता है ना कि वाइट रोशनी के बारे में कहा जाता है कि वो 7 से 8 रंगों पर मुश्तमिल होती है, और जब वो मुनक्किस होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो अपने रंगों के अंदर बिखर जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर भी नजर आ रही थी। और क्योंकि हम आपको अच्छे मंजर दिखा रहे हैं, सुबह आपकी अच्छी बना रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि हमारे प्राइम जो है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने किन लोगों के दरमियान बैठ कर ना इंजॉय किया है। बताइए जरा। जी, बता देते हैं आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम से एक दिलचस्प वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आपको दिखाते भी हैं। उन्हें फीफा के सदर, उनका नाम है जियानी नाम है, और दीगर ऑफिशियल्स के हमरा वो बैठे हुए थे, फुटबॉल उछालते हुए उनको देखा जा सकता है। अब वो फुटबॉल एक के पास है, उन्होंने दूसरे में, और ये राउंड इनका जो टेबल लगा हुआ है वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और खेल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का जो ना वजीर आजम साहब का, उन्होंने थोड़ी देर अपने पास रखा, वो ऐसे अंदर के बच्चे उनके सबके बाहर आ गए हैं। वो आपको लग रहा है ना, बहरहाल वजीर आजम शहबाज शरीफ चिकानी देना क्या होता है वो उन्होंने किया। रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम में वो शिरकत करने के लिए गए, और वहां पर ये जो है सारा मंजर देखा गया। जरा सुनते हैं कि चल क्या रहा था वहां पे। But look, pass it over. Huh? ओके जनाब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमेशा की तरह उनकी जो स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी है वो हमें वहाँ पर भी देखने में मिली। जियानी इन्फेंटिनो और दीगर जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है। इस फोरम के अंदर डेफिनेटली फीफा एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, और रियाज या सऊदी अरब की बात करें, गल्फ की बात करें, तो हमें अब नजर आता है कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली फुटबॉल के अंदर। हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है ना, सियालकोट से आपको पता है सारा ये फुटबॉल बन के जा रहा होता है, और बहुत ज़्यादा जो तादाद है फुटबॉल की वो पाकिस्तान का इस लिहाज से कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, हमारी टीम वीम नहीं है उस लिहाज की, लेकिन हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट जो है वो कर ही रहे होते हैं। अच्छा, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वहाँ पर कुछ गुफ्तगू भी की। वो उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बार बार कर्जा लेने से मईशत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। डेफिनेटली गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, करप्शन के खात्मे और मुल्क की तरक्की के लिए इकदाम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान तेज़ी से AI की जानिब बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और जो नुकसानात हुए हैं उसका अजाला करने के लिए
आलमी बिरादरी हिस्सा डाले, ये अपील की गई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से। अब ये जो उन्होंने कहा ना कि हम कोशिश करें, मुझे लगता है कि अब कोशिश जो है ना किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जानी चाहिए। सीखना जो है ना हमारा खत्म नहीं हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली से वैसे ही हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी तक हो चुके हैं और समझ नहीं आ रही कि दुनिया को क्यों हम समझा नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान कितना इफेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान को किस कदर इस वक्त हंगामी इमदाद की और हंगामी इकदामात की ज़रूरत है और दुनिया के इंटरेस्ट की भी ज़रूरत है कि इसमें आके आप अपना इंटरेस्ट शो करें और पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने के लिए किसी न किसी तौर पर किरदार अदा करें। अच्छा जी, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक से वापस आएंगे हम, मजीद हमारे पास सेगमेंट्स मौजूद हैं, उन पर हमने बात करनी। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब थोड़ी सी सियासत पर बात करनी ज़रूरी है, चूँकि PTI में एक मरतबा फिर से इख्तलाफात चल रहे हैं जो कि हर दूसरे सीजन में ही चल रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कभी एक लड़ रहा है, कभी दूसरा लड़ रहा है। हर सीजन में हर तकरीबन हमें हर दूसरे दिन सुनने में मिल रहा होता है कि ये सीजन चल रहा है लड़ाई का। बहरहाल जी, पार्टी के कई सीनियर रहनुमाएं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी और पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर, उनके हालिया जारहाना बयानात सामने आए। सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ मामलात पर। इत्तलात अब ये भी सामने आ रही हैं कि दोनों रहनुमाओं की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले जो लबो लहजा उनका इस वक्त चल रहा है। PTI की अहम शख्सियात परेशान हो गई हैं कि पहले हमारे इतने मसले चल रहे हैं, ऊपर से ये नया मसला खुल गया। अभी तो वजीर आला बने, अभी मसला नहीं खुल गया, इसको कहते हैं नया कट्टा खुल गया। अब ये कट्टा जो है कौन बांधेगा, इसको बांधने के लिए कोई कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पहले PTI का ही हिस्सा थी, तो अब वो PTI में नहीं है। इनफैक्ट एक्टिव भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बट वो समझते बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हमें क्या समझना चाहिए, कौन किसके साथ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अजमल वजीर खान साहब। आपको पता है कि फॉर्मर वो एक वजीर भी रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान है। जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों ठीक है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक उठ गए, आपको सुबह सुबह हमने उठा लिया। बिल्कुल ठीक ठाक है। अजमल वजीर साहब, आप देख रहे हैं, नजर तो आपने रखी भी होगी कि क्या चल रहा है PTI के अंदर इस वक्त, खबरें आती रहती होंगी। व्हाट इज गोइंग ऑन बाय द वे? देखिए, देखना आपको ये होता है, दो चीजें होती है, एक खलवतों में बात करना, एक जलवतों में बात करना। अच्छा, वाह। ये जो अब हम बात कर रहे हैं ये जलवतों में, क्योंकि हमें लोग देख रहे कैमरे के जरिए। काबीना क्यों नहीं बन पा रही है इन लोगों की? देखिए, काबीना का मसला तो ये है कि काबीना का मसला तो डेफिनेटली जो फंसा हुआ है मेरे ख्याल में कि वो तो खान साहब की अप्रूवल की वजह से फंसा हुआ है। क्योंकि जब तक CM उनसे मुलाकात नहीं करते और वो लिस्ट जाती है, वो फिर उसमें देखते हैं, फिर उसको बताया जाता है कि ये इस ओहदे के लिए ये है, इस ओहदे के लिए ये है। अब ये उसकी मर्ज़ी है, ये खान की प्रोवेगेटिव है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये पहले भी जब हम मुज़रा थे तो उस वक्त भी हमारे जितने भी नाम जब जुनैद अकबर साहब को लगाया गया था तब भी यही खबर आई थी कि खान साहब ने उनको कहा, बानी PTI ने उनको कहा। देखिए, जुनैद अकबर तो प्रेसिडेंट जब बना था तो डेफिनेटली उसी ने बनाया था। और अगर अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगा गया था कि आप रिजाइन करें, आप घर जाए, तो लगाया ही उसने था और फिर रिजाइन भी उसने उससे मांगा था। कोई रेजिस्ट भी नहीं किया, ये वैसे सरप्राइजिंग। और अभी आप ये देखिए कि 92 अरकान है सूबाई असेंबली में PTI के खैबर पख्तूनख्वा में। 92 में से बड़े इसमें तजर्बाकार लोग भी है, 3 दफ़ा सूबाई वज़रा भी वो रह चुके हैं, लेकिन उन सब को बाईपास करके एक यंग एनर्जेटिक, मैं एनर्जेटिक ही कहूँगा क्योंकि 34-35 साल उसकी एज है, और पहली दफ़ा वो MPA बना तो उसको उठाकर उसने CM बनाया। ये खुशाइंद है या आपको लग रहा है कि ये इमरान खान साहब का मिजाज है? ये उसका मिजाज है, ये उसकी चॉइस है। आपकी राय क्या है सुहेल अफरीदी साहब के? मेरा ये ख्याल है कि सुहेल अफरीदी को अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए, ये पार्टी का बिल्कुल उनका अंदरूनी और इमरान खान की प्रोगेटिव है, अगर उन्होंने उसको बनाया है तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आगे जो ये सर्दियों की 2 महीने हैं जिसमें सख्त सर्दी पड़ती है, नवंबर से शुरू होती है दिसंबर में, इसमें खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान गर्मी की सूरत हाल मुझे ज्यादा नजर आती है। होगी सर्दी लेकिन सियासी तौर पर टेम्परेचर ऊपर जाएगा, और इसके लिए मेरे ख्याल में कि उसने ये सिलेक्शन की हुई है, वरना तो अली अमीन चला रहा था। आपको लगता है कि ये सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि PTI
स्पेशली जब भी ऑपोजिशन के अंदर होती है थोड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा बिलीव करती हैं। सुहेल आफरीदी साहब करेंगे एग्रेसिव पॉलिटिक्स, हमें नजर आएगी अगले 2 महीनों में जो आप बात कर रहे हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे और वो जिस मिजाज के, क्योंकि वो स्टूडेंट्स लीडर रहे हैं और वो नीचे से ऊपर आए हैं। एक प्लस पॉइंट है इसमें कि पीटीआई में एक बात हमें ये माननी पड़ेगी कि वहाँ पे वर्कर जो होता है, वर्कर क्लास, उसको मौका मिलता है। अच्छा। अब सुहेल अफरीदी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनेगा, इतना बड़ा। तो उसने उसको उठाकर वो जो जितने सीनियर थे उनको, हालांकि दूसरी जुमातों में ऐसा आपको लेकिन नहीं साथ मिलता। हमें बुज़दार साहब की भी मिसाल मिलती है, उधर भी हम नहीं तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो बुज़दार साहब तो आप उस्मान बुज़दार को भी देखें, किसी को उस्मान बुज़दार के नाम का पता था लेकिन वज़ीर आला बनने से पहले? यही तो उनके बनने पे भी तनकीद हो रही थी, बाद में भी तनकीद हो रही थी। नहीं, तनकीद तो होती है, लेकिन ये इमरान खान के चॉइसेस होते हैं। लेकिन जहाँ तक सुहेल अफरीदी के, वो मेरे ख्याल में कि उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन सुहेल अफरीदी से इस बुनियाद पे नहीं किया जा सकता है कि ये ग्रास रूट लेवल का वर्कर है। वो तो एक पार्टी छोड़कर आया था और बिल्कुल इलेक्शन से पहले उसने ज्वाइन किया और उसके बाद वो इलेक्शन लड़कर एमपीए बन गए। एमपीए के बाद अगर सुहेल अफरीदी साहब अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं आगे आने वाले दिनों में एज अ सीएम, आपको नहीं लगता सूबे को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? पार्टी के अंदर हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं तकसीम देख रहे हैं, कुछ ग्रुप इधर है कुछ इधर है, तो सूबे को भी नुकसान हो सकता है। अभी सर दस तो मुझे जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, वो जो ग्रुप बंदियाँ है वो कम हो गई है। ओके, वो है सही, लेकिन अब इस वक्त वो ग्रुप बंदियाँ कम हो गई। ग्रुप बंदियाँ उसके बाद पता चलेगी जब कैबिनेट सामने आएगी। और कैबिनेट के बारे में मेरा अपना जो तजिया है या ख्याल है वो ये है कि शायद अगर मुलाकात सुहेल अफरीदी की ना हो सकी तो एक छोटी सी कैबिनेट इमरान खान साहब थ्रू सलमान अकरम राजा या अलीमा खानम या दूसरे जो लोग उनको मिलते हैं जेल में, उनके थ्रू एक आध दिन में कोई एक लिस्ट आ जाए 7-8 लोगों का कि छोटी सी काबीना को अब लिया जाए, बकाया फिर मुशावरत के बाद नाम डिसाइड किए जाएंगे। तो ये मेरा अभी तक जो मुझे जो मेरा जो आपको रुकावट नजर आ रही सुहेल अफरीदी साहब की बानी पीटीआई से, क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? मेरा तो ये ख्याल है कि उसको मिलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सूबे के वज़ीर आला बने हैं, उसको लोगों ने वोट दिए, 90 वोट उसको मिले हुए हैं, तो उसको मुलाकात, उसकी जो क़यादत है उसको साथ मिलना चाहिए। या तो ये कि इमरान खान के ऊपर मुलाकातों की पाबंदी होती, कोई भी ना मिलता, तो बहनें मिलते, दूसरे मिलते, वकला मिलते, और लोग मिलते। तो अगर उसमें सुहेल अफरीदी एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो मिल ले और वो उसके साथ डिस्कस करे तो वो ज़ाहिर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का जो इस वक्त नंबर 1 और सबसे सीरियस इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर के सूबे के अंदर जो सूरत हाल है, आए रोज शहादतें हो रही है, हमारे फोर्सेस की शहादतें हो रही है, हमारे पुलिस के, और ये 2-3 दिन पहले एक एसपी रैंक के अफसर की शहादत हुई है हंगू में। इस तरीके से आप आए रोज़ देखे पूरी जनूबी अजला में जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है, आप साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, डीए खान, टांग, बनू, लकी मरवत, कर्रक, हंगू, ये सारे एरियाज़ में, फिर बाजावड़ तक आप जाए, फिर आप मोहम्मद बॉर्डर वाला मामला भी चल रहा है, और फिर सबसे बड़ा बॉर्डर वाला मसला चल रहा है। अब देखिए ये जो अभी इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो हो रहे थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको तुर्किया और कतर इसमें सालिसी की किरदार अदा कर रहे हैं, अभी तक जो बेनतीजा है, अभी तक जो खबरें आ रही है वो बेनतीजा साबित हुई। हालांकि 18-19 घंटे, अब उसमें देखिए जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो तो 1 पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान तो ये कहता है कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एग्रेशन हो रहा है, जो वहाँ से उस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में, उसको बंद किया जाए, सिंपल सा एक ही। और उसके हवाले से इन 2 ममालिक जो थे तुर्किया और कतर के सामने, उनके सामने एविडेंस रखे गए, बिल्कुल ऐसे कि ये चीज़ें हैं, ये आप देख लें, ये सबूत है, आप इसके ऊपर एक्शन लें। उसमें एक दफ़ा 18-19 घंटे के मुज़ाकरात होते, फिर 18-19 घंटे के, फिर
वही वफद अपने अफगान हुकूमत के साथ जो वहाँ पे उनके काबल में लोग हैं, कंधार में लोग हैं, फिर वो उनके साथ घंटों घंटों के हिसाब से मशावरत करते और उसके बाद भी अगर मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो ये एक डेडलॉक यहीं पे कि वो रिटर्न में नहीं देना चाह रहे कि आइंदा दहशतगर्दी देखिए अगर ये नहीं होगा तो फिर इसकी रिपरकशन मुझे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेंस नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसे माहौल में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन सूबा है, वहाँ के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और दीगर हमारे जितने भी इदारे हैं उनको सेम पेज पे आना होगा और उनको सीरियसली बैठना होगा। ये बचगाना हरकतें इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा अपना ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग फेडरल लेवल पे बुलाएं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इनवाइट करे और उसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे हो और उसके हवाले से एक मुत्तफ़िका नैरेटिव सामने आना चाहिए। ना ये सेम वॉइसेस हमें फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव भी चाहिए। आपका क्या इरादा है? आप आना नहीं चाहते दोबारा से पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव नहीं होंगे? अभी तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये सेम वॉइसेस हमें चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखिए हमारा मसला ये हो जाता है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बहुत सारी चीज़ों से मायूस हूँ। अगर आप देखें हमारे मुल्क मार के हक के बाद हमारा मुल्क एक्सटर्नल लेवल पे अल्लाह ताला पाक ने उसकी इज्जत रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा दी। आप देखें ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जहाँ भी जाता है, चाहे गल्फ स्टेट का दौरा करता है, चाहे वो वहाँ पे किसी मुल्क के सरबराह से भी मिलता है, तब भी पाकिस्तान का जिक्र वो करता है। और जिस तरीके से वो जिक्र करता है वो आपके सामने ये पहली दफ़ा हो रहा है तारीख में कि जिस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंस जो मिल अमेरिका और अमेरिका आपको ये है वो एक बहुत बड़ी ताकत है इस दुनिया की जो हम जिसमें रह रहे हैं। अब उसमें आप देख लें कि चाइना के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात, उनके साथ तो हमारी जिस तरह फैमिली का ताल्लुक होता है वो ताल्लुक बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ। दूसरी तरफ से अगर आप देख ले जो हमारा स्पेशल जो एक सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल जो एक हमारा वो हुआ है पैक्ट हुआ है डिफेंस के हवाले से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन अजमल साहब आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं मायूस हूँ वापस सियासत में आने के हवाले से। आप जो बात करें तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि मायूस हैं आपको सारी चीजें जो अभी आप बता रहे हैं तो बड़ी अच्छी चल रही हैं। मैं एक्सटर्नल का ये कह रहा हूँ। अब इंटरनल हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे ओरिजिनल अवाम के जो मसाइल है उसके ऊपर फोकस नहीं है। सियासत खेली जाती है, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाए जाते हैं। मैं अगर आपको गिनकर बता दूं कि अगर प्रायोरिटीज़ देखा जाए तो नंबर 1 प्रायोरिटीज़ स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सबसे पहला फोकस उस पर होना चाहिए, दूसरी चीज़ों के ऊपर नहीं। सियासत अपनी जगह पे करे, वो सियासी जुमातें करती है, पहले भी करती है, अभी भी करती है, वो हमारी अंदरूनी मामलात है वो करे। लेकिन जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसके हवाले से एक नैरेटिव आना चाहिए। ये नहीं कि वफाक का एक नैरेटिव हो, खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा नैरेटिव हो, ये। और फिर दूसरी बात आपका इसके साथ गवर्नेंस के इशू, सीरियस इश्यूज है, गवर्नेंस के इश्यूज है, उसको हमें कंट्रोल करना होगा। अब आप मुझे बताएं, मैं सिंपल सी आपको बात लेकिन मामला ये है ना कि देखें तमाम जो पार्टीज हैं, जैसे पीटीआई की मैं बात कर लूं, अगर पीटीआई के अंदर ये जो ग्रुपिंग हमें नजर आई है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हम इससे पहले भी जब इवन आप भी हिस्सा थे तब भी हमें ये पता चल रहा होता था और उस वक्त भी वफाक को और केपी को साथ मिलकर चलने की जरूरत थी। बट अगेन पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जैसे लोग जो होते हैं उनकी तरफ बहुत से लोग देख रहे होते हैं, आपके सपोर्टर्स आपकी तरफ देख रहे होते हैं। अगर आप भी कहेंगे कि हम मायूस हैं तो फिर वो बेचारे कहाँ पे जाएंगे? इसके ऊपर मैं कह रही हूँ कि 30 सेकंड में कंक्लूड कर देते हैं। मैं मायूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी जुमातों की जो एक सूरत हाल बनी हुई है उसमें भी अगर आप देखें एक बड़ी मिथ है यहाँ पे कि ये कहा जाता है कि जी फलाना पोजीशन में फलाना हुकूमत में। मैं समझता हूँ कि तमाम जो बड़ी सियासी जुमातें वो हुकूमतों में, मुस्लिम लीग नून फेडरल में हुकूमत में है, पंजाब में हुकूमत में, सिंध के पास बलूचिस्तान की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, फेडरल में उनके पास सदारत है,
चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है, 2 सूबों के गवर्नरशिप है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पास हुकूमत है, और दूसरी छोटी जो सियासी जमातें हैं जिसमें काफ लीग है, MQM है, वो वफाक में हुकूमत का हिस्सा है। तो बेरोजगार कौन है? बेरोजगार तो हम जैसे हैं। तो सारे बरसर रोजगार है ना। अपोजिशन में आपको कौन नजर आता है हुकूमत में? वो जो सूबे में हुकूमत है वो उसमें भी गाड़ी में झंडा लगा होता है। अच्छा, और जो वफाक वाले उसके साहब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली वो शाम में जो शोज होते हैं ना घंटे घंटे के, उसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं निकल पाती, तो 8 से 10 मिनट में क्या निकलेगी। बट अगेन इन चीज़ों को डिस्कस करते रहना मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी होता है, एंड वी आर होपफुल कि आपको हम दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर देखेंगे। वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अजमल वजीर खान साहब जनाब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय, अपना तज्जिया हमारे सामने रखा है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं मायूस उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि दोबारा से वो हमें एक्टिव नजर आएंगे इंशाल्लाह पॉलिटिक्स के अंदर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस पर हमने बात करनी है। वैसे भी हम पिछले दिनों पे भी बात कर ही रहे थे, डेंगू के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त लपेट में, और चंद ही हफ्तों में मुल्क भर में कई केसेस, सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और दर्जनों अफराद अपनी जानों से हाथ भी धो बैठे हैं। कराची की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं या पेशावर, सब बड़े शहरों में अस्पतालों में डेंगू के खासे मरीज सामने आ रहे हैं, बल्कि रश देखा जा रहा है। ऐसा ही है, और ये वो वायरस जो एडीज इजिप्टाइटिस मच्छर के जरिए फैलता है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। अगर मैं नहीं सही प्रोनाउंस करी तो हम एक्सपर्ट से पूछ भी लेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बारिशों के मौसम में इसका फैलाव कई गुना बढ़ भी जाता है, इसलिए हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि अब डेंगू का भी एक सीज़न शुरू हो चुका है। अब डेंगू के बारे में हम सब जानते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हम खुद उसका शिकार हुए हैं या फिर हमारे कुछ जानने वाले उसका शिकार हुए हैं, और कुछ लोगों की तो कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे हज़ारों लोगों की जानें भी इसकी वजह से गई हैं। अब ये मच्छर किस तरह से काम करता है, इसका सारा प्रोसेस क्या है और सारे प्रोसेस से हम कैसे बच सकते हैं, ये जानने के लिए ज़रा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम खड़े क्यों हैं? हम खड़े इसलिए हैं कि हमारे एक्सपर्ट खड़े हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सपर्ट खड़े हों, हमारे बुजुर्ग खड़े हों और हम बैठ जाएं? हमारे साथ आगा अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो स्टाइल है ना आगा साहब का, ये मुझे बहुत ही पसंद है, वेरी यूनिक। अच्छा, सबसे पहले डेंगू की हम बात करें, आपको पता है कि सभी बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे तो 2 दफ़ा हो भी चुका है। बचना कैसे है? और मुझे किसी ने कहा था तीसरी दफ़ा तुमने बच के रहना, वरना तुमने बचना नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमने एक मखसूस मच्छर को मूर्द इल्ज़ाम ठहराया हुआ है कि जी इससे डेंगू होता है। डेंगू सिर्फ उससे नहीं होता। बात यह है कि उसने किसी शख्स को काटा, वो शख्स उसके अंदर जरासीम मौजूद हैं। अब उस जरासीम वाले शख्स को काटने वाला हर मच्छर जो वहां से खून चूसेगा वो लोडर हो जाएगा। अच्छा। अब उसके बाद फिर मौजूद है। तो एक तो ये कि इस बात को थोड़ा सा वाज़ेह तौर पर लोगों को समझाना चाहिए कि महज वो डेंगू का मच्छर नहीं, बल्कि आज की तारीख में तमाम मच्छर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं, उनसे एहतियात करनी चाहिए। हम ना एक एक करके उसके लेवल्स पे बात करते हैं। एक मच्छर से बचना है, लेकिन मच्छर ने काट लिया, उसके बाद डेंगू हो गया, डेंगू के बाद रिकवरी क्या क्या हो सकती है, एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं। बचना कैसे है जनाब? सबसे पहली बात ये कि अगर आजकल आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत आसान सा हल, किसी भी वैसलीन में, किसी भी नारियल के चिकनाई में, किसी में भी बहुत सारा लेमन निचोड़िए। लेमन उसके साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कीजिए, ओपन एरिया में लगा, ऑयल के अंदर, किसी भी ऑयल में, ऑयल के अंदर लेमन को निचोड़ना और अपने जो एक्सपोज बॉडी पार्ट है, ठीक है, हाथ पाँव में लगा सकते हो, खास तौर से बच्चों को जरूर लगाएं। तो लेमन की जो खुशबू है वो दरअसल कहीं भी नहीं, मच्छर को नहीं आने देंगे। मच्छर को नहीं। अच्छा, लेकिन आगा साहब अगर मच्छर काट गया, अब 1000 दफ़ा हम बचने की कोशिश करें, लेकिन अब मच्छर आया, काट गया, उससे अब उसके बाद हमें फौरी तौर पर क्या करना है? अच्छा, अब हम दूसरे मरहले पर आ गए कि मच्छर ने काट लिया और आपको बीमारी हो गई। हाँ। जिस शख्स को बीमारी हो, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पर शदीद बुखार को कम करने के लिए ऐसी दवाएं जो एंटीपायरेटिक्स हो वो इस्तेमाल करें। यहाँ पर दवाओं में चॉइस ज़रूरी है। अच्छा। वो वाली दवाएं जिनसे मैं अगर आम तौर पर नाम लूँ तो एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन
क्योंकि नाम जो है ये किताबों के नाम है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो दवाएं हैं जो डेंगू के मरीजों को नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। और हमारे यहाँ ये होता है कि फौरन हम ये गलती करते हैं फिर, यस ये बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि ये वो दवाएं हैं जो हमारे जिस्म में प्लेटलेट काउंट्स को कम करती हैं। हाँ, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मच्छर ने काट लिया और मुझे एक खुदा न खास्ता बुखार हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि डेंगू वाला बुखार है या फिर एक नॉर्मल बुखार है? मैं आपसे अर्ज करूं, इस सिलसिले में अगर उसूल की बात की जाए तो वो ये है कि पहले 3 दिन बुखार को हमेशा मैनेज करना चाहिए, हर बीमारी में मैनेज करना चाहिए। एक ऐसी दवा जिसे पैरासिटामोल कहते हैं, ये वो दवा है जो बुखार को कम करती है और हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती है, लेकिन हमारे प्लेटलेट काउंट्स को कम नहीं करती। ये एक बेहतरीन चॉइस है। क्या नाम है दोबारा बता दें? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल, ओके, पैरासिटामोल लेनी है। उसके बाद ठीक है जी, 3 दिन गुजर गए हैं, मैनेज नहीं हुआ, फिर क्या करना है? फिर अब देखिए, बात जो डेंगू है इसके अंदर जो खराबियां पैदा होंगी, सबसे पहली बात तो ये कि लिवर से प्रॉब्लम शुरू होगी। जब लिवर से प्रॉब्लम शुरू होगी तो मुंह का जायका कड़वा भी होगा, पट्ठों में दर्द भी होगा और उसके साथ साथ जिस्म में मतली की कैफियत पैदा होगी, लिवर क्योंकि इन्वॉल्व है। और लिवर के इन्वॉल्व होने की वजह से जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो तेजी के साथ गिरेंगे। तीसरे दिन के बाद ये प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से गिरते हैं। चौथे, 5वां और 6वां दिन ये डेंगू के लिए ख़तरनाक दिन है। इसमें अपने आप को हाइड्रेशन बेहतर करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सेब का जूस लेमन डाल के इसके अंदर ज़रूर पीना चाहिए। अगर हम कहें तो नारियल का पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर हम पानी मुसलसल पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं और हम अपने जिस्म में खुश्की पैदा नहीं होने दे रहे, ड्राइनेस नहीं पैदा होने दे रहे, पानी की कमी दूर कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो प्लेटलेट्स फिर नॉर्मल किस तरह से हो सकते हैं, या हम ये कोशिश करें कि प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो मजीद जाने से रोकें, नीचे जाने से रोकें? ये इसका कोई फार्मूला है? देखिए, ये 4 से चौथा कहा जाता है ना, पपीते के पत्ते उसका पानी ये निकाल के वो इस्तेमाल करें। चौथा और 5वां दिन है ना, ये प्लेटलेट्स कम होने का है। इसमें सबसे पहली मेरी जो दरखास्त थी वो ये कि हाइड्रेट अपने आप को करें, पानी ज़्यादा पिए। और अब दवाओं की तरफ आए या हम मेडिसिन को नेचुरल मेडिसिन की तरफ आए तो पपीते के पत्ते, कारिया पपीता, इसके बारे में ये लोग कुछ कहते हों, लेकिन ये तहकीक शुदा बात है, ये प्लेटलेट काउंट्स को दोबारा रीगेन करने में हमारे जिस्म की मदद करती है। अच्छा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है? यस, प्रूवन, अब प्रूवन। अच्छा, डॉक्टर्स कह रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके बात करें तो वो कहते हैं नहीं जी ये किसी काम का नहीं है। कोई बात नहीं, बात ये है कि ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड है ना, आप रिसर्च कर लीजिए। एक मतलब किसी को पपीते के पत्ते पिला दीजिए। मैं क्यों इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर, ये जो घरेलू टोटके होते हैं ना, इनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही होती है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होते, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? अल्लाह खैर करे, कभी जिंदगी रही तो इसके बारे में बड़ी तफसील से बात करूंगा, साइंटिफिकली प्रूवन क्या होता है और रिवायत क्या होती है, क्या चीज होती है। यस, पपीते के पत्ते अलग हैं, पपीता फ्रूट पपीते के पत्तों का तरीका ये है कि एक पत्ता ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करें, ग्राइंड करके उसको मलमल के कपड़े से छन्नी से बहुत बारीक अच्छी तरह छान लें और जितना पानी निकले बस ये पानी पी लें। ये पहली डोज है, एक ही डोज है, वंस अ डे लेनी है। दूसरी बात ये कि एक हमारे यहाँ आमतौर पे खट्टे फल जितने भी आते हैं, पपीते के अलावा चाहे वो सेब हो, चाहे वो लेमन हो, और कीनू या जो भी सीजनल आ जाए, कीवी इज वेरी गुड। तो कीवी, ये तमाम चीजें इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, नींबू पानी पिए, सेब का जूस लेमन डाल के पिए, या कोई भी एक ऐसी दवा जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा आगा साहब, ये जो वीकनेस होती है डेंगू के दौरान, ये किस वजह से होती है? और अगर चले डेंगू हो गया है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम वीकनेस होने से रोक सके, उसको कंट्रोल मैनेज कर सकें वीकनेस को? अब ये जो चौथा 5वां दिन चल रहा है उसके बाद हमें क्या करना है? मेरी तरह से यहीं से ही हम ये तय कर लें कि सुबह हमें नाश्ते में जो है वो तलबीना इस्तेमाल करना है, जौ का दलिया, उसके अंदर शहद और उसके अंदर खजूर, तलबीना इस्तेमाल करना है। दिन में हमने सेब का जूस वगैरह इस्तेमाल करना है। वीकनेस हो जाए तो अब मैं वीकनेस के लिए एक दवा बता रहा हूँ। ये वो दवा है जो न सिर्फ ये कि डेंगू के बाद हमारी
तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकती है, बल्कि वो जो हमारे यहाँ चिकनगुनिया होता है उसके बाद जोड़ों में शदीद लोगों को दर्द हो रहा होता है, उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। उस दवा के पहला इंग्रेडिएंट है पानी, एक गिलास, ठीक है। उसके अंदर 1 दर्जन लौंग डालिए, उसको बहुत अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब पानी उबल जाए तो उसमें 2 चम्मच साबूदाना डाल दीजिए, उसको पका लीजिए। चाहे तो उसमें चीनी डालिए, चाहे उसमें शहद डालिए। ये मिला करके अगर पीना शुरू कर दें तो ये रिकवरी के लिए एक बहुत अच्छा, खाने पीने में फिर एहतियात कहाँ पर करनी है, कौन सी चीज नहीं खानी है? आम तौर पे मिर्चें, नमक और ऐसी चीज़ें जो हमारी आंतों के निज़ाम को ख़राब करें, इसलिए कि इसमें जो हमारी जो रगें हैं इनके अंदर छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं और ये प्लेटलेट काउंट्स कम होने की वजह से हो रहे होते हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल से गुरेज करना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आगा साहब, वंस अगेन हमेशा की तरह आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। डेंगू को देखकर ना, या जितनी भी बीमारियाँ मच्छर की वजह से फैलती हैं, उसको देखकर एक चीज़ का मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है, कि एक छोटी सी शय, ये छोटे सी जानदार शय जो है ना, वो भी आपकी जान ले सकती है। खैर, इसके साथ ही हमें इजाज़त नहीं देनी, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये तमाम जो है ये घरेलू टोटके मैनेज करने के लिए अपने डॉक्टर की राय आपने ज़रूर लेनी है, अगर कोई भी आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी बीमारी का। ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये सेगमेंट बहुत ही नॉस्टैल्जिक होने वाला है। उसकी वजह ये है कि वो तमाम लोग जिनकी नई नई शादी हुई है, जिनके घर में शादी होने वाली है, या अगर आपकी शादी को 50 साल 60 साल हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि अपनी उन यादों को दोबारा से ताज़ा करें, तो हमारे साथ आपने जुड़े रहना है, क्योंकि आज हम याद करेंगे कि आपकी शादी में कौन से टप्पे गाए गए थे। आपको पता ना टप्पे, माहिए किनको कहा जाता है, जॉनर है ये, किस तरह से फोक गुलकारी के अंदर बहुत ही सिंपल अल्फाज का इस्तेमाल करके ना आप अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे होते हैं, एंड देन एक मीनिंग भी दे रहे होते हैं, एक मैसेज भी दे रहे होते हैं, और अजीब से ना नॉस्टैल्जिक से सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, मैं तो नॉस्टैल्जिक नहीं, मैं तो उस मोमेंट में हूँ क्योंकि मेरे घर में शादी और हमारे यहाँ तो ढोलकी वोलकी चल रही है, तो मैं तो वो जो रिकॉल करने वाला टाइम होता है ना कि टप्पे जितने भी आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं कि क्योंकि टप्पे की बात हो रही है, चलिए सुनाएं कौन सा टप्पे की तैयारी की है आपने? तैयारी तो नहीं की, लेकिन वो शादी चल रही है तो उसमें बहुत सारे हम गा रहे हैं। सबसे फेमस जो है ना, जो सबको ही आ रहा होता है, चिट्टा को, सबको ही आता है, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, कासनी तो पट्टे वाली, मुंडा सद के तेरे। आप गलत प्रोफेशन के अंदर हैं जनाब। जिस तरह से अनम ये सुनाया ना, इसी तरह से आप भी हमें सुना सकते हैं। हमारी कॉल्स जो है ना वो हम लाइव लेंगे, आपने आना है, आकर हमें सुनाना है अपने पसंद का टप्पा। ऐसे नहीं शादी के अंदर जो सुनाया। एक सेकंड, आयशा भी सुनाएंगी, मैं अकेली क्यों सुनाऊं? आप अपना फेवरेट टप्पा सुनाएं। आप बहुत गलत बंदे नहीं, आप आज आयशा से सुनना है हमने, टप्पा सुनाएं। आप शादियों में क्या गाती हैं? सबसे फेवरेट आपका, मतलब सबसे फेवरेट कौन सा? चले हम दोनों मिलकर गाएंगे। मैं उन लोगों में से जो बैठ के सिर्फ तालियां बजा रहे होते और सबको देख के खुश हो रहे होते कि यार नहीं, आयशा आज सुनाएं आप। अवे टप्पे शप्पे आदि देवारी, बस इससे ज्यादा नहीं मैं सुना सकती, मैं गलत गा दूंगी तो मैं किसी का दिल जो है ना वो नहीं दुखाना चाहती। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप एक गिफ्ट हैम्पर जीतें, जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एनेक्स की तरफ से हमारे पास आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी मौजूद है। मैं भी उसमें शामिल हो सकती हूँ? आई डोंट नो, देखते हैं। आपको पहले मुझे खुश करना पड़ेगा एक और टप्पा सुना के, लेकिन अभी नहीं। अगर आप जीतना चाहते हैं एनेक्स की तरफ से एक गिफ्ट, तो हमें कॉल्स कीजिए। हमारे इस सेगमेंट के दौरान हमारे साथ एक जज भी मौजूद होंगे जो कि खुद एक बहुत खूबसूरत सिंगर हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगी, लेकिन आपने याद करना है कि कौन सा टप्पा गाया गया था आपकी शादी के अंदर, या कौन सा टप्पा आपको पसंद है। हमें कॉल कीजिए और हमें सुनाइए। अब हमारे साथ है कौन मौजूद? हमारे साथ जज मौजूद हैं जो कि खुद बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है और आज जज के फराइज भी सर अंजाम देंगी। हमारे साथ आयत शेख मौजूद है जिनका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था। अब उनको फॉर्मली वेलकम करते हैं। आयत, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक। आयत, ये बताइए कि आपको भी थोड़ा कुछ याद आ गया, घर की शादियाँ या किसी शादी में आप गई हो, वहाँ पर ये टप्पे गाए जा रहे हो, याद आया या नहीं आया, ये बताएं। हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारा कल्चर है तो ये तो याद है ही है। हाँ, अच्छा, चलें फिर आप सुना दें कुछ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद इतनी सुरीली हैं, तो कोई टप्पा याद आया होगा तो आपसे सुनते भी होंगे लोग। हमें भी सुनाइए, हमारे देखने वालों को भी सुनाइए। जो आपका फेवरेट हो। ज़रूर ज़रूर, मैं अभी जब ये चल रहा था रिकैप तो फिर मैं इंजॉय करी थी टप्पे आप लोगों के साथ ही, तो आप हम सब मिलके इंजॉय करते हैं लाइव ही कि
लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के न लंग माहिया, मेरे सिर ते हिना दी थाली, मेरे सिर ते हिना दी थाली, चन्ना राव तक मैं हारी, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आओ सामने कोलों दे रुस के न लंग माहिया। और इसी के साथ वो चिट्टा कुकड़ बने रेते, चिट्टा कुकड़ बने रेते, कासनी दो बट्टे वाली, मुंडा सद के तेरे ते। क्या बात है, आपने रंग जमा दिया है। आयत, आपने रंग जमा दिया। और हमने शुरू में कहा था कि हमें देखने वाले हैं लोग, वो भी शामिल हो सकते हैं, हमारी ऑडियंस वो भी शामिल हो सकती है। तो हमारे साथ एक लाइव मौजूद है नबील, उनसे ज़रा बात करते हैं वो क्या ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने नबील, आपकी अपनी शादी में गाए गए थे टप्पे या किसी और की शादी के सुन के आप टप्पे सुनाएंगे आज? नहीं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। अल्लाह, शर्मा गए आप, तार छेड़ दिया आपने। नबील, मुझे बताएं कि स्कर्दू से आप हैं, वहाँ पर शादी में कौन से माइये या टप्पे या क्या गाया जाता है? वहाँ पे अपनी लोकल जो सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं। तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने चाह रहा हूँ, उर्दू में मैं सुनाऊंगा, ठीक है जी? ये गलती तो आपको समझ नहीं आएगी। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। नबील, सबसे पहले तो ये मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी कि किसी प्रोफेशनल सिंगर को तो लाइन पर नहीं ले लिया है, बिकॉज यू आर सिंगिंग ब्यूटीफुली। जो आपकी चॉइस है ना, वो मुझे लगता है कि आपकी क्योंकि शादी नहीं हुई, उन्हीं को आप आवाज दे रहे हैं, कहाँ हो तुम चले आओ, बट यू सैंग ब्यूटीफुली। अब आप देखते रहिएगा, ठीक है? हम आयत से कहेंगे कि वो अपने माइंड में रख लें आपकी आवाज़ को, उसके बाद नेक्स्ट कॉलर जो होगा ना उनसे सुनेंगे, एंड देन इन द एंड हम आपको बताएंगे कि कौन जीत कर गया। लेकिन ब्यूटीफुली सैंग, बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से आपको ऑप्ट कर लेना चाहिए इसको एज प्रोफेशन, बहुत अच्छा आपने गाया। नबील हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, आयत आप बताइए, एक तो हमारे साथ साथ कॉलर्स भी आते रहेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम आपकी भी जर्नी के बारे में भी बात करते रहे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका शादी का क्या इरादा है या हो चुका है तो वो भी बताइएगा हमें। व्हाट इज गोइंग ऑन आयत? Everything's going very well, alhamdulillah. And if you ask me about my singing journey, so वो बचपन से शुरू हो गई थी, and accidentally शुरू हुई थी since I was 8 years old, तब से, and अभी it's been I guess 2 years or 3 years hardly that I'm working professionally in this field, doing concerts, doing private gigs and all. लेट इन 2023 मैंने एक फिल्म का गाना गाया है, तेरी मेरी कहानियाँ, जो कि बहुत मशहूर हुई थी। यहाँ पे 3 फिल्म्स थी वो, जिनमें से एक सिंगिंग की जो फिल्म थी, सो उसके अंदर मैंने जो है। अच्छा आयत, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? फैंस भी आपके बहुत सारे बन गए होंगे, कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपकी सिंगिंग पे? I can't tell you, I feel really happy. अभी lately I guess 3 to 5 days back मैंने परफॉर्म किया। मैं एक यूनिवर्सिटी है
I can say the name, it was Mehran University, and I wasn't expecting the response which I received from them. मतलब I was overwhelmed, उनके जज्बात and all that. I connected so well with the youth at that time, and I was feeling very, very happy with it. अच्छा, वो सुनते भी हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी ओवरवेल्म हो जाएं आपकी आवाज़ सुनकर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। फैसलाबाद से हैं मोहम्मद रऊफ, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनको क्या याद आया। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम। आपको किसकी शादी याद आई है, अपनी आई है या किसी और की? बस अपनी शादी के मौका पर जो गाए गए थे टप्पे, उसकी याद आई। हाँ, पंजाबी टप्पे तो वैसे भी बड़े मशहूर है और मुझे तो खैर पंजाबी ही आते हैं, बाकी तो वैसे अलग अलग जबानों में भी होते हैं, सिंधी में, पश्तो में होंगे। आप चूंकि फैसलाबाद से हैं तो थोड़ा सा कुछ सुनाए ना हमें। थोड़ा सुना दो, वही मसर नज़ीर का याद है। सुनाए। काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे से, काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे से। और एक और उससे पहले ये बताएं, हमारी भाभी जो है उनको काशनी दुपट्टे में ही देखा था आपने, तभी पसंद आई थी आपको वो? हाँ जी, वो दुपट्टे में ही है, देखिए वो भी बहुत अच्छा। वैसे ये जो आपने सुनाया ना टप्पा, ये बहुत ज्यादा फेमस है, हमने भी अपने नाज़रीन को ये सुनाया, हमने गाया भी है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि ये कोई शायद बंदा होगा जिसको ये वाला टप्पा नहीं आता। और जो हमारे कॉलर्स आ रहे हैं ना, सारे मेल आ रहे हैं, आपने नोटिस किया? वैसे तो हम कहते हैं ना कि टप्पे माई ज्यादातर खवातीन गा रही होती हैं शादियों में, लेकिन मर्दों का भी काफी इंटरेस्ट है भाई। बिल्कुल ऐसे, ठीक है रऊफ, आप सुनते रहिएगा हमारे सेगमेंट को। इन द एंड हम अनाउंस करेंगे कि कौन विनर होगा। हम आयत की तरफ एक मरतबा फिर चलते हैं। आयत, टप्पों की खास बात ये होती है, वैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि क्लासिकल मौसीकी समटाइम्स समझ नहीं आती, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन टप्पे बहुत आसान अल्फाज के अंदर होते हैं, बड़े सादा होते हैं। एक गार्ड को भी समझ आ जाएंगे, एक बिजनेसमैन को भी समझ आ जाएंगे, एक आर्टिस्ट को भी डेफिनेटली समझ आ जाएंगे। आपको क्या याद पड़ता है जब आपने पहली मरतबा कोई टप्पा सुना? कोई ऐसा टप्पा आपको याद हो? उसके बाद फिर जो आपने मूवी के लिए गाया था वो भी मैं चाहूँगी आप सुनाएं, लेकिन कौन सा पहला टप्पा था जो आपने ज़िंदगी में सुना एंड देन यू गॉट इंस्पायर्ड बाय इट? ऐसे ही आई गॉट इंस्पायर्ड बाय कुट कुट बाजरा। मैंने जो है शादी में जो है अपनी कज़न की सुना था, एंड बिलीव मी के उससे पहले हम लोग ऐसे ही गाने गा रहे थे, कभी कुछ तो कभी कुछ, मगर जैसे ये टप्पो की बारी आई, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड in the room, सारे कल्चर, everyone is enjoying the song, everyone is enjoying the lyrics. At that time मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब बोल क्या रही हैं। समझ तो खैर अभी भी इतना खास नहीं आता, लेकिन मैं enjoy करती थी बहुत ज़्यादा। तो सुनाए ना थोड़ा सा अपना फेवरेट वाला। Okay, so that was कुट कुट बाजरा मैं कोठे उत्ते पानिया, कुट कुट बाजरा मैं कोठे उत्ते पानिया, ओ सुने ना मेरी मैं ता फिर भी सुनानिया, नखरे ओदे मैनू खा जाणगे, ओ सानू नवा पवाड़ा पा जाणगे, ओ सानू नवा पवाड़ा पा जाणगे। That was it. आधा समझ आया मुझे, लेकिन आइडिया हो गया कि किस बारे में बात हो रही है। खैर, हमारे साथ एक और कॉलर है, यासिर, उनकी तरफ चलते हैं। बात से। अस्सलाम वालेकुम यासिर, बताइए क्या सुनाएंगे, कौन सा टप्पा लेकर आए हैं आप हमारे लिए? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नया टप्पा लेके आया हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जरूर, हम इंतजार में हैं, हम तन गोश हैं, सुनाइए। ओ तुसी आयो ते जायो ना, तुसी आयो ते जायो ना, वे सानू भावें भुल जायो, साडा प्यार भुलायो, भावें भुल जायो, साडा प्यार भुलायो। अरे वाह, क्या बात है। साथ ही रहिए, सुनते रहिए एबटाबाद से यासिर। अंसर भी आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम करते हैं शामिल गुफ्तगू, शामिल टप्पा मौसीकी कंपटीशन जो हमारा चल रहा है। अंसर बताइए आप क्या सुनाएंगे आज, और साथ बता दीजिए है कैसे। अंसर हमारे साथ मौजूद है?
आंसर को सबसे पहले ये चाहिए कि टीवी की आवाज़ बंद करके हमें कॉल करें, हम दोबारा से आपकी कॉल ले लेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन कौन से टप्पे आपको पसंद आए, आपकी शादी में कौन सा गाया गया था, स्पेशली जो आंटीज है ना, मैं चाहती हूँ कि वो हमें कॉल करें। वी आर वेटिंग फॉर यू। हम ये वाले टप्पे तो सुनते ही रहते हैं, आपकी की तरफ से नहीं आ रहा। ज़माने में कौन से टप्पे गाए जाते थे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें कॉल करके लाजमी बताएं। अच्छा हाँ, ये जो बात करिए ना नाम, ये बिल्कुल सही बात है कि ख़वातीन अभी तक कोई नहीं है टप्पा सुनाने के लिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। हमने अभी आयत की तरफ एक मरतबा फिर से जाना है। आयत ज़रा, अब जो आपने अपनी फिल्म के अंदर गाया था गाना, मैं चाहूँगी कि वो वाला गाना सुनाइए, क्योंकि आई एम श्योर वो बहुत अच्छा होगा, तभी आपको इतना अच्छा और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था। शो व्हाई नॉट। उसके मैं स्टार्टिंग के जो है वो वर्स गा देती हूँ। दैट वाज जिंदगी के दिन वैसे तेरे बिन जाने कैसे है गुजारे, तेरे आने से पूरे हो गए मेरे सपने सारे। तू मैं थू दूर न जा सोनिया जानिया, याद जो तेरी आवे की करा की कवा, दिल मेरा खूब द जावे। वाह, स्वीट वॉइस यू हैव आयत, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। आई एम श्योर अभी मुझे लगता है आप अनएक्सप्लोर्ड हैं हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ से। आपको बहुत ज़्यादा हर जगह आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी हैं, आप समटाइम सोचते हैं भाई ये सिंगर हैं एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड सिंगर। अल्लाह करे आप इसी तरह से अच्छा काम और करते रहें। जनाब, जितने भी लोगों ने हमें कॉल की, उनमें नबील थे, रऊफ थे, यासिर थे, अंसर से हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि वो टीवी सुन रहे थे। आप तमाम लोगों को एनएक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो है ना वो आपका पहुंच जाएगा। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। जज से तो पूछ लेना उनको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। चले बता। अच्छा, एक और कॉलर आ गया जनाब, आ गई है भाई, खवातीन की नुमाइंदगी होगी यहाँ पर, खवातीन की नुमाइंदगी होगी। आ गई है सादिया, जरा सुनते हैं, आप भी सुनाइए। सादिया, कौन सा टप्पा सुनाएंगी? हेलो जी सादिया, हम आपको सुन पा रहे हैं। वालेकुम सलाम, कुछ सुनाए ना टप्पा। हाँ जी सुने बेटा, मैं टप्पा सुनाने लगी हूँ। जी जी। आलू मटर पकाए होए आ, आलू मटर पकाए होए आ, साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सादिया साहिबा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको गुनगुनाना पड़ेगा। जी मैं काफी एज की हूँ बेटा, क्या गुनगुनाऊं? कोई बात नहीं ना, देखिए जिंदगी के अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका बच्चा जो है ना वो जिंदा रहना चाहिए। जरा प्लीज गुनगुना के सुनाए। बेटा मैं 70 साल की औरत हूँ। अच्छा सुना दे। कोठे कोठे आवांगा, कोठे कोठे आवांगा, इन्ना बटना नु अग ला के तेनू सीने नाल लावांगा। अरे वाह। अच्छा, पहले उन्होंने टप्पा सुनाया, फिर उसका जो जवाब है वो सुनाया, बेहतरीन हो गया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा आयत, आपको कौन सा टप्पा सबसे अच्छा लगा है अभी तक जितने भी लोग आए हमारे साथ? जी अगर बात की जाए, जो सबसे पहले हमारे कॉलर थे ना, आई गेस नबील नाम है उनका जी, उन्होंने तो गाना गाया था जी। तो गाने के मामले में वो बहुत अच्छे थे। मैं यही बता रही हूँ, दैट वाज नॉट द टप्पा बाय द वे, बट आवाज बहुत अच्छी थी उनकी। हाँ या इट वाज नॉट द टप्पा, आवाज बहुत अच्छी थी। सेकेंडली जो हमारे थर्ड कॉलर थे, जिन्होंने अपना बनाया हुआ था टप्पा, बाद वाले यासिर उनका नाम। अगर तो वो जी अगर तो वो क्या नाम है रिलीज करें अच्छा म्यूजिक के साथ, तो इट विल बी गुड। चले जी, अब तो आयत की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल गया आपको। यासिर आप ये कर सकते हैं। आयत, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द शो। आई होप आप कामयाबी हासिल करते रहें इसी तरह से, और आगे बढ़कर हमारे लिए अच्छी अच्छी मौसीकी बनाते रहें, और हम इसी तरह से आपको बुलाते भी रहें। और अपने सेगमेंट्स का हिस्सा मिल रहा है, तमाम लोगों को मिल रहा है जनाब, तमाम लोगों को गिफ्ट मिल रहा है। जितने भी कॉलर्स ने हमें कॉल की, स्पेशली जो लास्ट में जो सादिया आंटी थी उन्होंने हमें कॉल की ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो का, हमारे सेगमेंट का हिस्सा बनी। जनाब तमाम लोगों को एनएक्स की तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे अप्लाई कर लेगी। आयत, वंस अगेन आपका थैंक यू। अब हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। इस सेगमेंट के बाद एक ब्रेक तो बनती है, वापस आएंगे, कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, और भी सेगमेंट्स है, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमने बच्चों के हवाले से अक्सर हम कोई ना कोई सेगमेंट रखते हैं कि उनकी सेहत के हवाले से अक्सर हम बात कर रहे होते हैं या उनकी परवरिश के हवाले से बात करें। तो आज हमने जो बात करनी है वो उनके कॉन्फिडेंस के हवाले से करनी है कि बच्चों को पुरएतमाद कैसे बनाना चाहिए। उनकी परवरिश और नशोनुमा दोनों के लिए ये बुनियादी सुतून समझा जाता है। माहिर नफ्सियात एल्बर्ट के मुताबिक बच्चे मुशाहिदे और फिर हौसला अफजाई से ज़्यादा सीखते हैं, बजाय इसके कि आप उनको लेक्चर दे रहे हैं या कहे जा रहे हैं एक चीज़ कि भाई ये करो करो, नहीं, वो जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, एक तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन द डेवलपमेंट चाइल्ड की रिसर्च है, जिसके मुताबिक वो बच्चे जिन्हें वालिदैन की जानिब से तवज्जो मिलती है, इन्हें अटेंशन मिलती है, मुस्बत फीडबैक मिलता है और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उनमें खुद एतमादी तकरीबन 60% ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ये समझते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चों के सामने कोई किताब रख दी, बच्चों को ट्यूशन में डाल दिया या फिर उनकी कोचिंग की क्लासेस शुरू कर दी, तो बच्चे जो है ना, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब बच्चा जो है ना खुद से सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन ये तहकीक ये बताती है कि जनाब आपके बच्चे जो है ना वो उन चीज़ों से तो सीखते हैं, लेकिन उनकी इमोशनल लर्निंग, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ना वो इस चीज़ से ज़्यादा होती है कि आप उनको इमोशनली कितना सेफ महसूस करवाते हैं। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, पेरेंट्स गलती कहाँ पर कर रहे होते हैं, ये समझने की आज कोशिश करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा। और मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है जब भी डॉक्टर साहिबा के सेगमेंट होता है, तो उनको वेलकम करेंगे वंस अगेन अपने शो में। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी another opportunity to talk here. Always glad to have you on the show. जबरदस्त वैल्यूएबल टॉपिक पे आप बात कर रही हैं इस वक्त। मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इन अदारों को ज़रूरत क्यों पड़ी इस टॉपिक पे बात करने की। उसकी वजह यह है कि साइंस को ये पता चला कि जितनी बड़ी बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर है, डायबिटीज़ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जितनी बड़ी जिनको हम एनसीडीज कहते हैं, उनके पीछे चाइल्डहुड में कोई ना कोई कॉज मौजूद होता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी हार्वर्ड का कहा, वहाँ तो काम हो रहा है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये काम हो रहा है, लेकिन WHO ने और यूनिसेफ ने इसको टेकअप किया है एज अ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। और देखा गया है कि अगर बच्चे को उसकी होलिस्टिक हेल्थ की परवाह नहीं की गई, यानी उसका बॉडी माइंड सोल जहन में नहीं रखा, हमने समझा ये 2 साल का बच्चा है, इसको क्या समझ आ रही है, अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा, अगर हमने उसकी खुराक का ख्याल नहीं रखा, अगर हमने उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की, हमने उसको सिक्योर नहीं किया, माँ ने बाप ने अपने गले से नहीं लगाया, उसको हर वक्त नैनी या किसी मेड के पास रखा, वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि 5 वजूहात हैं जिनसे बच्चे का चाइल्डहुड डिसरप्ट होता है और वो एक बुरा एडल्ट बन सकता है, चाहे वो खुदा न खास्ता क्राइम कमिट करे या वो किसी बड़ी डिजीज का शिकार हो सकता है। मैं बाकी आपको 2 चीजें भी बता देती हूँ जिसमें लर्निंग, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना है, उसको डिस्करेज नहीं करना है। तो ये लर्निंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जर्वेशन, अगर वो बच्चा कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, उसको ये ना कहें ये तुम्हारी उम्र की बात नहीं है, तुमने ये क्यों बात की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप बात शुरू बिल्कुल सही कह रही हैं। बच्चे को हर लिहाज से सपोर्ट जो है वो करनी जरूरी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस, वो उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आए। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि माँ बाप गलत जगह पे सपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर नहीं भी करना चाहिए। तो हमें हर जगह क्या सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चे के सामने, उसकी हाँ में हाँ हर जगह मिलानी चाहिए, या उसको जाहिर समझाना भी है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, या उसको टोकना उसके कॉन्फिडेंस को खराब करेगा? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। माँ बाप के टोकने का अंदाज मैटर करता है। एक तो माँ या बाप ने 10 लोगों के सामने उस बच्चे की डांट के बेइज्जती कर दी तो उसकी ईगो हर्ट होती है। हम समझते थे 5 साल के बाद ईगो डेवलप होती है, अब 1 से 2 साल पे बच्चे की ईगो डेवलप हो जाती है। तो माँ या बाप को अपने पास बुला के अकेले ले जाके उसको समझाना है। ठीक है, डांटना जरूर है क्योंकि ये नर्चरिंग का हिस्सा है ना, ये तरबियत का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो फिर तो वो वही शेप अख्तियार करेगा जो उसको एनवायरनमेंट देगी। तो जरूर डांटना है और समझाना है माँ बाप ने। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं पढ़ रही थी कहीं पर और ये फिर मैंने ऑब्जर्व भी अपने घर के अंदर भी एंड देन जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं उनके घरों के अंदर भी, कि हमेशा उस बच्चे को ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा होता है जो ऑल द टाइम पढ़ने में लगा हुआ है, किताबों के अंदर जो है ना बिल्कुल महव है और ना उसको ये उसके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं होती है। मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ, उसकी बजाय वो बच्चे जो
शायद थोड़े से एवरेज हो पढ़ाई लिखाई के अंदर, लेकिन वो हर काम के अंदर आपको आगे नजर आएंगे, घरों के काम में भी आगे नजर आएंगे, बहन भाइयों को बाहर लेकर जाना हो, बाहर का कोई काम करना हो, एंड दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। इन दोनों डेवलपमेंट्स के अंदर क्या फ़र्क है? और पेरेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर, या ओवरऑल सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इवन घर के दूसरे लोग भी उन बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं या उनकी तारीफ कर रहे होते हैं जो ऑल द टाइम किताबों के अंदर घुसे रहते हैं। इस डिफरेंस के बारे में बताइएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। होता ही मैं अपनी इर्द गिर्द के बच्चे या अपनी क्लास फेलोज में भी जिक्र कर सकती हूँ कि वो जो बहुत काबिल थे वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतने काबिल नहीं रहते फिर, क्योंकि वो इतनी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपनी लर्निंग पे लगा देते हैं कि उनकी बाकी स्किल्स, जिनको हम सोशल स्किल्स कहते हैं, वो शायद माँ बाप डेवलप नहीं कर पाते, बच्चा डेवलप नहीं कर पाता, बच्चे में रेजिलियंस नहीं डेवलप होती है। अगर कोई आके उसको बुली करेगा या मार के चला जाएगा तो वो बच्चा डर के घर में बैठ जाएगा, ना कि वो उसको फेस कर सके। तो ये जो पार्ट आपने बोला है कि बच्चे को माशरे में सरवाइव करना सिखाना चाहिए, ये उसको हेल्प करेगा 20 साल के बाद जाकर कि वो किस तरह कॉन्फिडेंस से दुनिया को फेस करेगा। माँ बाप ने तो नहीं सारी जिंदगी साथ रहना ना, और हम 18-20 साल के बाद बच्चे वैसे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसको रिस्क को फेस करना सिखाना विद अ सिक्योर एनवायरनमेंट या सिक्योर टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर इसीलिए ये 5 पिलर्स में से एक पिलर। डॉक्टर साहिबा, मैं चाह रही हूँ कि सब सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर लूँ हमारी इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर वेस्ट में देखें तो वहाँ पर हमें फिर भी इसके ऊपर बात होती हुई भी नज़र आ रही है, इसके ऊपर रिसर्चेज होती हुई भी नज़र आ रही है। कंपैरेटिवली थोड़ी सी हालात जो है ना, मुझे लगता है पेरेंट्स के टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन थोड़े से बेहतर हैं। अगर हम अपने इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर देखें, पाकिस्तान की मैं बात कर देती हूँ, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि इमोशनल लर्निंग और इन चीज़ों को इतनी तवज्जो ही नहीं दी जाती कि ये तो बच्चे खुद ही सीख जाएंगे। तो ये आपको क्या लगता है, ये फिर किस तरफ हमें लेकर जा रहा है मामला? ये आपका ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बात ये है कि हमारा मुल्क एक जवान मुल्क है ना, ठीक है, हम 30-35 के दरमियान हमारा एज ग्रुप है। अगर मैं आपको अपने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स दूं, मुझे 35+ ईयर्स हो रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं हैरान हूं कि ये हमारा एक क्वेश्चन होता है एक अडल्ट के साथ कि आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, ये सवाल होता है क्योंकि उससे डिजीज़ का कनेक्शन है। तो आप हैरान होंगी कि हमारे माशरे में कॉमन फैक्टर जो पेरेंट्स की तरफ से नजर आ रहा है वो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। बच्चा या लड़की या लड़का ये कहता है कि जी हमने तो अपने घर में ना झगड़ा ही होते देखा, हमारी जो वालिद था वो डांटता था या जो भी था, और वो सहम जाते हैं, वो इनसिक्योर हो जाते हैं और वहाँ से उनकी पूरी केमिस्ट्री ऑल्टर होना शुरू होती है। मैं एक बात कहती हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, मैं ये कहती हूँ कि प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है ना वो हमारे माशरे का हिस्सा होना चाहिए। और मैं अब ज़ाती तौर पे और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम कर रही है कि हम कॉलेजेस में लड़कियों को लड़कों को ये बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर नॉट सपोज टू गेट मैरिड ओनली, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो। तो इस तरह ना करके बैठ जाए हमारे यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर साहब होता ही है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा, शादी करा दो ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ पे शादी को इलाज के तौर पर लिया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा हमारे साथ मौजूद। बहुत अहम पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात की है। और इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ इस सेगमेंट को, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो तमाम पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाला पोसा है, उनको कहीं पर पहुंचाया है, नो डाउट आप लोगों ने ये किया है। लेकिन आप लोग जो बचपन में झगड़े किया करते थे ना, उसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं उनकी ज़िंदगियों पर आज भी असरात हैं। तो इसके अंदर लर्निंग छुपी हुई है यंग पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के सामने चीखना चिल्लाना नहीं है, बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री जो है वो ख़राब हो जाएगी, जो अल्टीमेटली उनकी पर्सनैलिटी के लिए ठीक, उनका कॉन्फिडेंस भी ख़राब करती है। अक्सर बच्चों को हम डांट भी देते हैं कि अपना ओपिनियन रखने पर भी हम डिस्करेज कर देते हैं, भाई तुम्हें क्या पता है इन चीज के बारे में। तो बच्चे का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, बच्चों को जितना पता है ना आजकल उतना शायद बड़ों को भी नहीं, मतलब डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उनके ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उसके अपने सोचने का अंदाजा। तो यहाँ से फिर कॉन्फिडेंस बच्चों का खराब होना शुरू हो जाता है अगर आप ऐसे करते हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम हमारा सेगमेंट है। अब हमने मुलाकात आपके एक अहम मेहमान से करानी है, लेकिन पहले हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। थोड़ी सी बात हमने करनी है क्रिकेट की। क्रिकेट ने हमें बहुत मायूस कर दिया भाई। आज ज्यादा बात करें, ज्यादा बात करें भाई। मार्जिन नहीं है ज्यादा, क्या ही बात करें। कुछ जीत के दिखाते तो हमारे पास बहुत कुछ होता बात करने के लिए, लेकिन हार के भी बहुत कुछ है बताने के लिए कि किया क्या है कल पाकिस्तान की टीम ने। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज के पहले T20 मैच में 55 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हो गई है। और पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो इब्तदाई लम्हात ऐसे थे जिसमें कुछ अच्छी बॉलिंग भी उनकी जानिब से करवाई गई। जैसे शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर था वो बहुत अच्छा गया था, लेकिन फिर जनूबी अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उन्होंने इतनी फैंटी लगाई, इतनी जारहाना उन्होंने बैटिंग की है। 190 प्लस स्कोर जो है उनकी तरफ से बनाया गया। 194 रन का बड़ा मजमुआ उनकी तरफ से खड़ा किया गया। हदफ के ताक़ुब में फिर पाकिस्तान की बारी आई। वंस अगेन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है, थोड़ा सा बता देते हैं हमारे शहजादे जो है उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो शहजादा फरहान, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब इनकी जानिब से की गई ओपनिंग। इन्होंने फरहान ने 24 बनाया, साइम ने 37। 1 डाउन आए बाबर आजम और बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। सलमान आगा सिर्फ 2 बना सके जो कि कैप्टन भी हैं। उस्मान खान ने 12 बनाए, हसन नवाज ने 3 बनाए। मोहम्मद नवाज जो है वो 36 बना पाए। फ़हीम अशरफ 1, शाहीन आफरीदी 4, नसीम शाह 9 और अबरार अहमद 0 पर आउट हो गए। और ये तमाम हमारे खिलाड़ी जो हैं पहला T20 मैच 55 रन से हार गए। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, मैं तो 2 दिन से यही कह रही थी, लेकिन आप उम्मीदों पे कायम थी। और मुझे था कि शायद बाबर आजम जो हैं वो वापस टीम में आए हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे, ये एतमाद था, मुझे कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर, थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक हो रही थी। लेकिन एक कुछ रिकॉर्ड्स, बुरे रिकॉर्ड्स हमारे हिस्से में आ रहे हैं। एक तो आपको पता है साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे बड़ा स्कोर आज तक का कल बनाया। T20 की तारीख की अगर हम बात करें 74 रन पावर प्ले में हमारे बॉलर्स को पड़ गए और हमसे विकेट नहीं निकाली जा रही थी। बॉलिंग में भी बहुत सारी गलतियां थी। फिर हमारी बैटिंग की बारी आई तो उन्होंने तो और कहते हैं ना 4 चांद लगा दिए हमारी बैटिंग को। तो 4 चांद हमने ही तो उनको दिए थे, उन्होंने आगे जाकर ऊपर लगा दिए। बहरहाल जी, अब बाबर आजम की बात करें तो वो 8वीं मरतबा T20 के अंदर 0 के ऊपर आउट हो गए। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें, तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगेन बाबर आजम जो है शाहिद अफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया। हाँ जी, अब बाबर के पास और भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन एक बुरा रिकॉर्ड भी उनके पास आ गया कि सबसे ज़्यादा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फहरिस्त में वो आ चुके हैं और शाहिद आफरीदी के साथ अब वो 3रे नंबर पर मौजूद हैं। भाई क्या ही कर सकते हैं हम। बाबर आजम के लिए और टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं। अभी तो एक मैच हुआ है, चले फिर से मैं आपको वही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की तरफ ले जाऊंगी। आयशा, अभी एक मैच हुआ है, आगे हो सकता है हम जीत जाएं। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी एफर्ट नजर आए ना, एफर्ट करके आप हार, कोई मसला नहीं। लेकिन कोई नहीं, चले 2 मैचेस अभी और भी बाकी हैं। अनम की उम्मीद से थोड़ी सी उम्मीद मैं भी अपने पास रखती हूँ और आप लोगों को भी दे देती हूँ। लेट्स होप क्या करती है हमारी टीम। वक्त हो चुका है खत्म, आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।